The Battle of the Books by Jonathan Swift। यूरोप में काफ़ी लंबे समय से एक विवाद चल रहा था साहित्यिक लोगों के बीच। हम बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के शुरू के पीरियड में, 17वीं शताब्दी के एंड में और 18वीं शताब्दी के शुरू में। विवाद इस बात पर था कि साहित्य में एंशियंट पुराना साहित्य बेहतर है या मॉडर्न लिटरेचर बेटर है। देखिए, ये एक ऐसा विवाद है जो हर क्षेत्र में चलता है। कई लोग हैं जो पुराने फिल्मी गानों को पसंद करते हैं, नयों को पसंद नहीं करते, और कई ऐसे लोग हैं जो नए को पसंद करते हैं, पुरानों को पसंद नहीं करते। तो ये हर क्षेत्र में ये विवाद लगभग चलता है, और बैटल ऑफ द बुक्स में साहित्य को लेकर ये वाला विवाद था। तो यूरोप में फ्रांस में ये लड़ाई शुरू हुई, और फ्रांस में ये विवाद शुरू हुआ तो ये इंग्लैंड तक पहुंचा, और इंग्लैंड के साहित्यिक लोगों के बीच ये डिस्कशन शुरू हुआ कि एंशियंट लिटरेचर, जो बहुत पुराना क्लासिकल, वो बेटर है या मॉडर्न बेटर है। और इस पर कोई समझौता नहीं हो सका। लिखने वाले जितने भी लोग इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे वो सब उस समय जिंदा थे ना, तो वो सब हैं तो मॉडर्न लोग। पर हम आज के ज़माने में रहकर भी 50 साल पुराने गाने को सुन सकते हैं और उसको पसंद कर सकते हैं। उसी तरह से उस ज़माने के साहित्यकारों में भी कईयों ने एंशियंट लिटरेचर के पक्ष में बात की और मॉडर्न्स के अगेंस्ट बात करी, और कईयों ने मॉडर्न लिटरेचर के पक्ष में बात करी। अब इंग्लैंड में एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे, सरकारी अफसर थे, जिनका नाम था सर विलियम टेम्पल। उनके दोस्तों की मंडली में कई सारे साहित्यकार थे, और इसलिए सर विलियम टेम्पल की भी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ लिखूं। और उनके साहित्यकार दोस्त उनको शाबाश शाबाश लिखो लिखो, चाहे सर विलियम टेम्पल अच्छा नहीं लिखते थे तो भी लिखो लिखो बढ़ावा देते थे। अब इस समय पर विवाद चल ही रहा था, पर इस विवाद पर निबंध लिखने वाले, लेख लिखने वाले समझदार लोग थे। समझदार यूं थे कि अगर वो एंशियंट राइटर्स और एंशियंट लिटरेचर के पक्ष में बात करते, लिखते, तो ऐसा नहीं करते थे कि मॉडर्न्स को बेकार बता दें। वो तोल मोल कर बात करते थे, एंशियंट्स की खूब जम के तारीफ करते, उन्हीं को श्रेष्ठ बताते, पर मॉडर्न्स की भी पीठ थपथपा देते। अगर किसी ने मॉडर्न्स के पक्ष में लिखा तो वो मॉडर्न्स के बारे में जमकर तारीफ करके एंशियंट राइटर्स की भी पीठ थपथपाते। तो बैलेंस्ड था। समझदार राइटर्स इस तरह से लिखते थे। सर विलियम टेम्पल नौसिखिया थे, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, और उन्होंने इस मुद्दे पर एक लेख लिख दिया, और उन्होंने जमकर एंशियंट्स की तारीफ कर दी और जमकर मॉडर्न्स की बुराई कर दी। अब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ तो डाल दिया, समेटना नहीं आया। एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया साहित्यिक लोगों के बीच, दोस्तों की मंडली में नहीं, सर विलियम टेम्पल के दोस्तों की मंडली में नहीं, परंतु ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड की ये जो दो यूनिवर्सिटीज़ प्रसिद्ध हैं,
इनमें पढ़ने पढ़ाने वाले लोग लड़ने पे उतारू हो गए। इनमें से भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोग थोड़े समझदार थे। उन्होंने सोचा, अरे सर विलियम टेम्पल के कही हुई बात पर क्या नाराज होना, वो तो नौसिखिया है। कोई बच्चा कोई बात कहता है तो अपन उस पर नाराज होते हैं क्या? उनकी बात को जाने दो। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़ने लिखने वाले और पढ़ाने वाले लोग समझदार थे, शांत हो गए, पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोग चुप रहने को तैयार नहीं थे। और उनमें से दो प्रमुख लोग हैं, वॉटन एंड बेंटले। ये दोनों नाम आपके नोट्स में आएंगे, आपको पता चल जाएगा। ये जो दोनों थे, इन्होंने खूब जमकर सर विलियम टेम्पल की बुराई कर दी और सर विलियम टेम्पल को जवाब देना बिल्कुल नहीं आया। अब हमारे राइटर जॉनथन स्विफ्ट है और वो उस समय पर सर विलियम टेम्पल के यहाँ काम करते थे। जॉनथन स्विफ्ट सर विलियम टेम्पल को गुरु समान, अपना पिता समान मानते थे, क्योंकि जॉनथन स्विफ्ट के पिताजी की मृत्यु काफ़ी छोटी उम्र में हो गई थी। उनके मामा जी ने उन्हें पाला पोसा था और मामा जी ने ही सर विलियम टेम्पल के यहाँ नौकरी दिलाई थी। और जॉनथन स्विफ्ट खुद लिखने लग गए थे, उनके लेख छपने लगे थे, किताबें छपने लगी थी। वे बहुत अच्छे व्यंग्यकार निकले जॉनथन स्विफ्ट। उनको ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि उनके पिता समान व्यक्ति सर विलियम टेम्पल की इतनी जम के ये लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले लोग बुराइयां कर रहे हैं और सर विलियम टेम्पल को इसका जवाब देना ही नहीं आ रहा। उन्होंने ठानी कि वे एक लंबा चौड़ा निबंध लिखेंगे, द बैटल ऑफ द बुक्स, और इसके माध्यम से वो करारा जवाब देंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले लोगों को, प्लस जितने भी लोग सर विलियम टेम्पल की बुराइयां कर रहे थे। तो लगभग सन 1697 के आसपास जॉनथन स्विफ्ट ने ये लंबा सा निबंध लिखना शुरू किया और इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा उन्होंने कंप्लीट कर दिया और फिर धीरे धीरे लिखते रहे। सन 1704 में इसको पूरा करके जॉनथन स्विफ्ट ने पहले सर विलियम टेम्पल के साहित्यिक मंडली वाले दोस्तों को ये निबंध दिखाया कि आप पढ़ो और देखो कैसा है। सबने खूब तारीफ करी। तब जाकर जॉनथन स्विफ्ट ने इसे एक किताब के रूप में छपवाया। तो ये बैटल ऑफ द बुक्स जवाब है। एक तरह से सर विलियम टेम्पल का पक्ष लेकर जॉनथन स्विफ्ट जवाब दे रहे हैं कि एंशियंट्स ही बेटर हैं और मॉडर्न्स बेकार हैं। और जॉनथन स्विफ्ट खुद भी यही मानते थे कि एंशियंट्स बहुत अच्छे हैं और मॉडर्न्स उनकी बराबरी नहीं कर सकते। एक्चुअली सच बात ये है कि एंशियंट्स किसी चीज़ को शुरू करते हैं पर उसे पॉलिश या चमकाने का काम तो मॉडर्न्स ही करते हैं। जैसे जिस व्यक्ति ने सबसे पहले कलर्ड फोटोग्राफ बनाया होगा या कलर्ड फिल्म बनाई होगी, उसका आइडिया था, श्रेष्ठ था, उसका दिमाग था। परंतु हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उनके कलर्ड फोटोग्राफ्स और उनकी कलर्ड फिल्म्स ही बेस्ट है। अपने को मानना पड़ेगा कि मॉडर्न्स उसको चमकाते हैं और अच्छा बनाते हैं। सच तो ये है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नहीं ये अच्छे और ये बुरे, नहीं ये अच्छे और वो बुरे, ये चीज़ नहीं है। एक संतुलन है,
एक बैलेंस है इस मामले में जो सर विलियम टेम्पल मेंटेन नहीं कर पाए, और जॉनथन स्विफ्ट ने सर विलियम टेम्पल का पक्ष लेकर एंशियंट्स की जम के तारीफ कर दी और मॉडर्न्स की जम के बुराई कर दी। उसके बाद सब चुप हो गए। ये बैटल ऑफ द बुक्स सैटायर है, व्यंग्य। दूसरा ये एलेगरी है। एलेगरी का मतलब नाम किसी का लिया जा रहा है, बात किसी और की जा रही है। जैसे जब हम पढ़ेंगे नोट्स तो हमें मधुमक्खी और मकड़ी, बी एंड स्पाइडर, इनका जिक्र आएगा। बी मधुमक्खी है, एंशियंट्स का प्रतीक है। मकड़ी स्पाइडर है, मॉडर्न्स का प्रतीक है। जॉनथन स्विफ्ट एंशियंट मॉडर्न नहीं करेंगे, स्पाइडर एंड बी कहेंगे। हमें समझना है स्पाइडर मॉडर्न है और बी एंशियंट है। ये एलेगरी है, नाम किसी का लेना, बात किसी और की करना। उसी तरह से वे कहते हैं द बैटल ऑफ द बुक्स, किताबों की लड़ाई। पर युद्ध किताबों की नहीं, किताबों के लेखकों की है एक तरीके से। वो भी बेचारे एंशियंट्स तो मर खप गए। मॉडर्न्स में ही कुछ लोग एंशियंट्स के पक्ष में बात करेंगे और मॉडर्न्स में से ही कुछ लोग मॉडर्न्स के पक्ष में बात करेंगे। कुल मिलाकर राइटर्स की लड़ाई है, ना कि बुक्स की लड़ाई। तो अब हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। व्यंग्य है, प्रत्येक लाइन में व्यंग्य है। जब ये शुरू होता है तो हमें बताया है माउंट पारनासस, साहित्य की पहाड़ी। माउंट पारनासस साहित्य की पहाड़ी है, और स्विफ्ट हमें कहते हैं चोटी पर एंशियंट्स बैठे हैं, बीच की किसी पहाड़ी पर, बीच की किसी पहाड़ी पर मॉडर्न्स बैठे हैं। ये अपनी हवेली में बैठे और एंशियंट्स अपनी हवेली में बैठे। व्यंग्य है पूरा। एक दिन मॉडर्न्स अपनी हवेली की खिड़की खोलकर एंशियंट्स की तरफ देखकर कहते हैं, क्या है, कब तक ऊपर बैठे रहोगे, नीचे आ जाओ, अब हम आएंगे ऊपर। मॉडर्न्स कहते हैं, व्यंग्य है। एंशियंट्स कहते हैं, देखो ये ऐसी चीज नहीं है हम ऊपर आए तुम नीचे आओ। यहां आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और अभी तो तुम बच्चे हो। हमारी उंगली पकड़ो, हम तुम्हें चलाकर ऊपर तक लेकर आते हैं। यानी हमसे ट्रेनिंग लो, हमसे सीखो अच्छा लिखना क्या होता है, तो तुम यहां से ऊपर तक आ जाओगे। मॉडर्न्स अपनी खिड़की बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर में विचार विमर्श करके, डिस्कशन करके दोबारा से खिड़की खोलते हैं और गर्दन बाहर निकालकर एंशियंट्स की तरफ देखकर कहते हैं, सीधी तरह नीचे आते हो या हम औजार लेकर तुम्हारी तरफ की पहाड़ी खोद दें तो तुम अपने आप ही नीचे आ जाओगे। एंशियंट्स बड़े धैर्य के साथ मॉडर्न्स को जवाब देते हैं कि देखो, हमारे तरफ की पहाड़ी तुम्हारे तरफ की पहाड़ी की तरह नहीं है। तुम्हारे तरफ की पहाड़ी तो कच्ची मिट्टी की बनी है, जरा सा खोदो पूरा ढह जाएगा। हमारे तरफ की पहाड़ी चट्टानों पर टिकी है। तुम अपने औजार लेकर चट्टानों को खोदने की कोशिश करो, तुम्हारे औजार टूट जाएंगे पर चट्टान नहीं टूटेंगे। कहने का मतलब है मॉडर्न्स के राइटिंग की कोई नींव या फाउंडेशन है ही नहीं, इसीलिए उनका लिखा हुआ आज खूब चलेगा, 6 महीने बाद कोई इसको पढ़ना भी पसंद नहीं करेगा, जैसे मॉडर्न सॉन्ग्स वगैरह। और एंशियंट जो है वो एवरग्रीन है, उनकी नींव फाउंडेशन ही बड़ी मजबूत है।
तो ये पहली घटना है। अब हम आगे बढ़ें कहानी में। द बैटल ऑफ द बुक्स, किताबों का युद्ध, इंग्लैंड के सेंट जेम्स लाइब्रेरी नाम के लाइब्रेरी में लड़ी जाएगी। कैसा युद्ध है? आम युद्ध में खून की नदियां बहती हैं। हमें स्विफ्ट कहते हैं इस युद्ध में इंक की नदियां बहेंगी। खूब लिखा जाएगा लेख इस युद्ध पर। तो वाक युद्ध मान लो, चाहे शब्दों का युद्ध मान लो। तो सेंट जेम्स लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन बेंटले है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला स्कॉलर। वो महामूर्ख है, उसको तो किताबें भी ढंग से जमानी नहीं आती, उल्टे सीधे तरीके से किताबें जमा रखी हैं। और एक दिन ये किताबें शेल्फ पर आपस में लड़कर सारी किताबें जमीन पर आकर गिर जाती हैं। जमीन पर आकर किताबें गिर जाती हैं तो अब संकट हो गया, क्या करें? बहस यहीं शुरू हो गई। बहस कर ही रहे हैं एंशिएंट और मॉडर्न राइटर्स, इतने में एक घटना घटित होती। लाइब्रेरी की जो खिड़की है उसका कांच एक जगह से टूटा हुआ है और लाइब्रेरी के दीवार के सबसे ऊंचे भाग में एक मकड़ी ने, स्पाइडर ने अपना जाला बना रखा है। गंदा सा जाला नहीं, ज्योमेट्रिकल, अष्टकोण के अंदर अष्टकोण, ऑक्टागन के अंदर ऑक्टागन, अष्टकोण के अंदर अष्टकोण, उसके अंदर फिर अष्टकोण, ऐसे करते करते जाला बनाया। बीचों बीच मकड़ी बैठी है, पर जाला दीवार के सबसे ऊंचे हिस्से में बना हुआ है। एक बी, भंवरा, मधुमक्खी समझ लो, मधुमक्खी, वो बी यानी मधुमक्खी होता है, तो वो अंदर आ जाती है उस टूटे कांच से और सीधे जाके उस जाले पे बैठ जाती है और पूरा जाला हिल जाता है। एलेगरी। मकड़ी, स्पाइडर जोरों से बी को डांटती है और कहती है कि अरे चोर, तेरे पास खुद के पास कोई मटेरियल तो है ही नहीं, फूलों से रंग रस महक सब तो चुराता है और मेरे इतने सुंदर महल में आकर तू धम से बैठ गया और मेरा पूरा महल ही हिल गया। ये कौन सी तमीज है? वो बी पहले तो वो जाले की गंदगी को साफ करता है, फिर कहता है कि किस काम का ऐसा महल जो मैं आकर बैठ गया तो हिल गया। माना कि तू बड़ी मेहनत से अपने अंदर से मटेरियल निकालकर इस महल को बुनता है, पर तू जो मटेरियल अपने अंदर से निकालता है उसे दुनिया गंदगी मानती है। तभी तो, और तू इस बात को अच्छी तरह से जानता है, तभी तो तूने दीवार के सबसे ऊंचे हिस्से में अपना महल बनाया जहां इंसान का झाड़ू भी नहीं पहुंच सके। स्पाइडर ने जवाब दिया, वो फीमेल हो या मेल हो उससे मतलब नहीं है, स्पाइडर ने जवाब दिया कि तेरे पास खुद का मटेरियल नहीं है, तू मुझसे जलता है, ये है वो है, उल्टी सीधी बातें। तो बी ने जवाब दिया, भले ही मैं फूलों का रंग रस महक सब चुरा लूं, पर मैं इंसान को बदले में दो कीमती चीजें देता हूं, स्वीटनेस एंड लाइट। शहद देता हूं, स्वीटनेस, लाइट, मोम देता हूं। तो क्या देता है? कह के बी वहां से उड़कर चला गया। अब ये सारी किताबें जो जमीन पर पड़ी हैं, वे एक दूसरे को देखने लगी। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये बात क्या चल रही है।
उन्होंने कहा, अरे कैसे अभागे हैं अपन, दो विद्वान इतनी अच्छी अच्छी बातें कर गए और हमें समझ में ही नहीं आया वो लोग क्या बोले। अपन को सुनना चाहिए था, समझना चाहिए था ना। अपन को इन प्राणियों की भाषा आती भी तो नहीं है, कैसे समझते। इतने में उन्होंने इधर उधर निगाह दौड़ाई और ईसॉप नाम के एक एंशियंट राइटर को देखा जिसने थर्स्टी क्रो, फॉक्स एंड द ग्रेप्स वगैरह वगैरह स्टोरीज लिखी हैं। और उन्होंने ईसॉप को पकड़ा और ये उससे कहा कि तुम तो इन प्राणियों की भाषा को जानते हो, समझते हो, तुम ऐसा करो, तुम हमें समझा दो कि ये दो आपस में क्या बात कर रहे थे। तो अब हमें समझना है कि बी तो एंशियंट का प्रतीक है और स्पाइडर मॉडर्न्स का प्रतीक है। और ईसॉप अगर किसी को समझ में नहीं आए तो अब ईसॉप उन सारे किताबों को समझाएगा। अब इस बात को सुनकर कि जीत तो बी की ही हुई और बी एंशियंट्स का प्रतीक है और स्पाइडर मॉडर्न्स का प्रतीक है, वो मॉडर्न्स बड़े नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा अब तो युद्ध हुए मानेगा, अब हम दो फौज बना लेते हैं, एक मॉडर्न्स की एक एंशियंट्स की। एंशियंट्स ने तो चुन लिया फलाना हमारा सेनापति, फलाना राइटर हमारा सेनापति, और अगर वो हार गया तो अगला सेनापति ये। मॉडर्न्स तो नहीं, मैं सेनापति मैं सेनापति, आधे तो वहीं लड़के मर गए। तो ये दो फौजें बन गई और अब इंक की नदियां बहेंगी और अब रणभूमि में ये लोग उतरेंगे और वहां पर लड़ाई होगी। यही सेंट जेम्स लाइब्रेरी ही रणभूमि है। तो अब एंशियंट राइटर्स में से एक राइटर खड़ा होगा और मॉडर्न राइटर्स में से उसकी टक्कर में एक खड़ा होगा, दोनों लड़ेंगे, जीत किसकी होती है। और स्विफ्ट ने ये ही शो किया है कि जीत एंशियंट्स की है, हर मामले में जीत एंशियंट्स की ही है और मॉडर्न्स बुरी तरह से हार रही हैं। अब हम अगली वीडियो में इस स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर और फिर नोट्स देखेंगे।